चलो ठीक है, बिगिन करते हैं। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 7 तक प्रीवियस क्लास में कवर हो गया था हम लोग का। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ। द प्राइस रिलेटिव्स एंड द वेट्स ऑफ अ सेट ऑफ कमोडिटीज आर गिवन बिलो। ये टेबल है, इसके अंदर में आपको प्राइस रिलेटिव और वेट दिया हुआ कमोडिटीज का। आगे बोलते हैं कि द सम ऑफ द वेट्स इज 40, सारा वेट को मिला के जो ऐड करके सम आएगा दैट इज 40, and the index number for the given set is 122. Find the values of x and y. तो एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, जैसे उसको किया था उसी तरीके से हम लोग इसको भी टैकल कर सकते हैं। बस पिछले क्वेश्चन से इसमें अलग ये है, ठीक है, अलग ये है इसके अंदर में कि पिछले बार क्या था कि सारा कमोडिटीज का हम लोग को बेस ईयर का प्राइस और करेंट ईयर का प्राइस दिया हुआ था, जिसके मदद से सबका प्राइस रिलेटिव हम लोग को खुद से निकालना था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कॉन्ट्रेरी क्या है कि डायरेक्टली हम लोग को प्राइस रिलेटिव का वैल्यू ही दे दी है। प्राइस रिलेटिव अलग से कैलकुलेट करने का हम लोग को जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक बात समझ में आया, वो भी बनाएगा। हाँ सर। अब यहाँ बेटा देखो कि ये सारा का सारा वेट है, वेट के कॉलम बना लिया अपन ने यहाँ पर। फिर ये सारा का सारा प्राइस रिलेटिव है, डायरेक्टली दिया हुआ प्राइस रिलेटिव, तो ये बना लिया हम लोगों ने प्राइस रिलेटिव का कॉलम, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर में वेटेड एग्रीगेट लगाना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, बताओ है ना। एक्चुअली वेटेड एग्रीगेट भी वेटेड एवरेज बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट। स्टूडेंट्स क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ। क्लियर। वो जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला अपन ने देखा था, समेशन आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, ठीक है, उसका नाम था वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड। वेटेड एग्रीगेट तो वो फिशर लास्ट पे ये सब हो जाएगा, ठीक है, वो वाला नहीं चाहिए अपने को। वेटेड एवरेज करेंगे, ठीक है। तो वो लगाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा आई डब्ल्यू का वैल्यू, और आई डब्ल्यू का वैल्यू निकालने के लिए एक चाहिए होगा प्राइस रिलेटिव, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और डब्ल्यू हम लोग को डायरेक्टली दे रखा है वेट का तौर, ठीक है। तो आई डब्ल्यू के कॉलम में सबसे पहला एंट्री क्या होगा बता सकते हो। 125x। 125। दूसरे वाले में 248। थर्ड वाले में 7y, और लास्ट वाले में 119y प्लस 120 होता तो कितना हो जाएगा 360, 3 कम 3 दो 350। क्लियर है यहाँ तक, बोलो आया। हाँ सर। अब बेटा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाने के लिए, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला क्या था, 01 इज इक्वल टू समेशन आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन। ये ध्यान है सबको, पूरी बार है। हाँ सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, समेशन डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो मेरे को कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ। सम ऑफ ऑल द वेट्स इज 40। ये समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। और इस वाले कॉलम में अगर बेटा एक्चुअली टोटल करते हो तो कितना आएगा, x प्लस 2x 3x और y प्लस वाई 2y प्लस 3। यानी कि ये जो 40 है दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 3। ये समझ में आ रहा है। ये ओवरऑल में इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है बताइए। क्लियर। और इंडेक्स नंबर का वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोग को, 120। 120, ठीक है। ये ध्यान से सुनो, इंडेक्स नंबर का वैल्यू है मेरे पास में 122। समेशन आई डब्ल्यू का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मेरे को इस कॉलम से मिल जाना चाहिए, कितना आएगा बताओ। So 365x plus 246y plus 357. फिर से बताइए बता। 365x प्लस 246y प्लस 357। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ये यही लिखने का ट्राई करता हूँ।
365x plus 246y plus 357 कितना है समीशन आई डब्ल्यू 122 इज इक्वल टू हम लोग को मिलना चाहिए 365x plus 246y plus 357 everything divided by नीचे आपके पास रहेगा समीशन w जिसका वैल्यू हम यहाँ पर 40 यूज कर सकते हैं ठीक है दिस इंप्लाइज आपको मिल जाएगा 365x plus 246y plus 357 is equal to 122 times of 40 ये समझ में आएगा तो एक आया हाँ सर 122 into 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4880 माइनस 357 करो तो जोड़ के बताओ कितना आ गया? अगले स्टेप में ये बन जाएगा आपके लिए 365x plus 246y is equal to 4523 ठीक है क्लियर है यहाँ तक बता रहा है हाँ सर ये हो गया सपोज करो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास क्या था 3x plus 2y plus 3 equal to 40 ठीक है इक्वेशन नंबर 1 एक्चुअली हम लोग को देगा 3x plus 2y plus 3 is equal to 40 that implies 2y is equal to बेटा आपको मिल जाएगा 40 minus 3 minus 3 that is 37 minus x क्लियर है क्या यहाँ तक राइट में हाँ ओके अब बेसिकली करना कुछ नहीं एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है तो एक इक्वेशन मेरे पास में ये वाला हो गया थर्ड इक्वेशन ठीक है मेरे पास में 3x नहीं होगा जरूर कर देगा मैंने अच्छा हाँ बेटा 3x ही है वो सही कह रहा हाँ अब मैं कह रहा था कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को बेसिकली सॉल्व करके आपको एक्स और वाई का वैल्यू ही तो निकालना है ठीक है तो मैं क्या प्रपोज कर रहा हूँ यहाँ पर जैसे 2y का वैल्यू है मेरे पास में इक्वेशन 2 को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर इमेजिन कर ले तो क्या दिखेगा हम लोग को 365x प्लस 246 की जगह आप यूं सोचो कि 123 इंटू 2y लिखा होगा टू 4523 तो 2y की जगह पर आप हटा सकते हो ये वाला 37 माइनस 3 365x प्लस 123 into 37 minus 3 is equal to 45 एक बार रिस्पॉन्ड करो तो यहाँ तक आया समझ नहीं आया समझ आ गया सर ठीक तो बेटा इसको सिंपलीफाई अगर हम करेंगे तो 365 x प्लस 123 into 37 करके बताओ तो कितना माइनस 369 x equal to 45 कितना रही वाला So 4551 4500 और इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना आ जाएगा -4x का क्या आ रहा समझ नहीं आ रहा समझ और 4523 -4551 ये डिफरेंस कितना आ जाएगा माइनस 28 -4x इक्वल टू -28 x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 7 ठीक है और एक बार x आ गया तो x को आप ये थर्ड इक्वेशन में डाल दो तो 2y इज इक्वल टू 2y is equal to 37 minus 3 into x तो 7 37 minus 21 कितना है y is equal to I think 16 y is equal to आ जाना चाहिए 8 आया समझ नहीं आया समझ बताइए
आ गया सर। आया आ गया सर। therefore x equal to 7 and y is equal to कितना आ गया 8। क्लियर है क्लियर नहीं है कहो कुछ। क्लियर है सर। तो इसके साथ में देखो ये वाला टाइप का क्वेश्चन भी खत्म, ठीक है। तो कुछ एक दो ऐसे ही चुटपुटिया क्वेश्चन है, इनको पढ़ो। देखो जैसे ये वाला है क्वेश्चन नंबर 9, द होलसेल प्राइस इंडेक्स और प्राइस रिलेटिव ऑफ अ राइस इन 2012 कंपेयर्ड टू 2010 इज 130। जब इंडेक्स नंबर जो है वो हम लोग को 130 बताया हुआ कब 2012 में, बेस ईयर किसको मान के 2010 को मान के। आगे बोलता है कि द कॉस्ट ऑफ द राइस वाज ₹12 पर केजी इन 2010, कैलकुलेट द कॉस्ट इन 2012। ओके, हम लोग को यहाँ पर प्राइस इंडेक्स है, जो इंडेक्स नंबर है वो हम लोग को दिया हुआ है कितना, वो हम लोग को दिया हुआ है 130। ये सबको समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, किसी भी सिंगल आइटम का बेटा जो इंडेक्स निकालने का तरीका था, प्राइस रिलेटिव निकालने का तरीका था, प्राइस इंडेक्स बोलो या प्राइस रिलेटिव बोलो एक ही बात है। और प्राइस रिलेटिव का तरीका अगर आप रिकॉल करें तो वो क्या था, P1 बाय पी नॉट P naught into इज इक्वल टू P नॉट का वैल्यू आई बिलीव कि दिया हुआ है हम लोग को, P नॉट का वैल्यू शायद दिया हुआ है हम लोग को 12। पूछा हुआ है। 12। P नॉट का वैल्यू 12 है into 10 is equal to 13। So, यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हो तो P1 will be equal to 13 into 12 divided by 10। 13 into 12 I think 156 हो जाएगा, और अपॉन में जब 10 रहेगा तो 15.6, ठीक है। तो therefore cost of rice in 2010 was rupees 15.6 per kg। आया समझ नहीं आया समझ बताइए, तो 2012 होगा। गड़बड़ कर दिया क्या? सॉरी 2012 वाला बहुत गलती कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी वर्किंग क्लियर है ना, बताओ एक बार है ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ठीक, इस क्वेश्चन को थोड़ा रुक के पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को पहले एक सिचुएशन थोड़ा सा इमेजिन कराता हूँ, ठीक है, और उसको इमेजिन करने के बाद क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। तो सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से सुनना, और कुछ नहीं समझ में आए तो इमीडिएटली पूछिए, ठीक है। द सिचुएशन इज लाइक दिस, मान लो इन द ईयर 1990 किसी एक बंदे का सैलरी जो है वो सपोज करो कि 500 रुपीज, ठीक है, और इन द ईयर 2000 उस बंदे का जो सैलरी है दैट बिकेम 1200, ठीक है। इट ग्रोड फ्रॉम 500 टू 1200, कितना बढ़ गया उसका सैलरी, ठीक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि पक्का इस सैलरी के बेसिस पे उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो 2000 में इट विल बी फार बेटर इन कंपैरिजन टू 1990? क्या हम ये कह सकते हैं सिर्फ इतने से डेटा के बेसिस पे? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में नहीं ना सर, नहीं दो बार। हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ हाँ 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 करेक्ट। मतलब ये है कि अगर कोई मेरे को बस इतना बताए कि इन हैंड सैलरी किसी आदमी को इतना मिल रहा था 1990 में और 2000 में उसको इन हैंड सैलरी इतना मिल रहा है, क्या हम पक्का कह सकते हैं कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया? आंसर इसका नहीं कह सकते। अब बोलो क्यों नहीं कह सकते सर, क्या इसमें मिसिंग है, कौन सा पजल का पीस मिसिंग है जिसकी वजह से नहीं बोल सकते? तो आंसर इसकी बेटा आपको ये नहीं पता कि महंगाई किस रेट से बढ़ा है यहाँ, ठीक है। तो इसका सैलरी एक रेट से बढ़ा, इसका सैलरी मान लो कि डबल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब महंगाई को भी हमको देखना पड़ेगा कि महंगाई कितना हो। अगर महंगाई मान लो कि इससे कम है, मान लो कि महंगाई जो है वो 2 टाइम्स नहीं हुआ, 1.5 टाइम्स ही हुआ 1990 से लेकर 2000, देन ऑब्वियसली वी कैन से कि यस उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ा उसके कंपैरिजन में उसका जो कमाई है वो उससे ज्यादा रेट से बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि 1990 से लेकर 2000 के बीच में आपको पता चले
इन्फ्लेशन हैज राइजन बाय 5 टाइम्स एंड द इनकम इज हार्डली बिकमिंग डबल, तो उस केस में तो वापस से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कम ही हो गया ना, उसका जो परचेजिंग पावर है वो तो और कम हो जाएगा। आया आप लोगों को बात हाँ समझ? सर। कि सिर्फ सैलरी का डेटा अगर हाँ मेरे सर। पास हो, अगर इन्फ्लेशन को अंडर कंसिडरेशन नहीं लिया जाए, तो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू से दैट कि पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। अब समझो कि इस सब चीजों पर से पर्दा हटाने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को समझो। फॉर्मूला है रियल वेज। ठीक है, रियल वेज इक्वल टू एक्चुअल वेज, जितना उसका हाथ में मिलता है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है, ये आप ऐसा समझो कि गवर्नमेंट हर साल रिलीज करती है। इस साल का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है, अगले साल का कितना है, उसके बाद अगले साल का कितना है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमेशा पब्लिक डोमेन में होती है। इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ता है, गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है गवर्नमेंट हर साल बता देती है। ठीक है, इनटू 100। तो किसी का सैलरी अगर उसके हाथ में जो आ रहा है उसको बोला जाता है एक्चुअल वेज। ठीक है, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गवर्नमेंट बताएगा हम लोग को, और एक्चुअल वेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100 विल गिव यू द रियल सिचुएशन, द रियल वेज। इन्फ्लेशन के हिसाब से उसका वेज कितना है कितना नहीं है, वो चीज आपको इस फॉर्मूले से पता चलेगी। ठीक है, ये बात अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तब देखो एक बार, एक सवाल है इसके बेसिस पे कि ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर गोज फ्रॉम 110 टू 200। मतलब एक कोई पीरियड रहा होगा 10 साल का, 5 साल का, 2 साल का, पता नहीं, बस इतना सा बोल रहा हम लोग को कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो था उस पीरियड की शुरुआत में इट वाज 110 and at the end of that period that cost of living index number became 200। ठीक है, और साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है द सैलरी ऑफ द वर्कर आल्सो रेज्ड फ्रॉम 3250 टू 5000। मतलब उस पीरियड के स्टार्टिंग पॉइंट में एक वर्कर का सैलरी वाज 3250 एंड उस पीरियड के एंडिंग पॉइंट में बेटा सेम वर्कर का जो सैलरी है इट हैज नाउ इंक्रीज्ड एंड इट हैज नाउ बिकम 5000। अब हम लोग से पूछा हुआ है कि does the worker really gains, ठीक है, or loses, and by how much amount in real terms, and by how much amount in real terms। ये हम लोग का क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि ये जो उसका पीरियड के स्टार्टिंग में इनकम था और उस टाइम पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर था उसके हिसाब से हमको स्टार्टिंग पॉइंट का इसका रियल वेज निकालना पड़ेगा। फिर उस पीरियड के एंड में जो इसका सैलरी है और जो उस टाइम का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसके मदद से हमको पीरियड के एंड में इसका रियल वेज कितना था वो निकालना पड़ेगा। अगर पीरियड के स्टार्टिंग वाला रियल वेज पीरियड के एंडिंग वाले रियल वेज से ज्यादा आता है, ज्यादा आता है, स्टार्टिंग वाला रियल वेज अगर पीरियड के एंडिंग वाले रियल वेज से ज्यादा आता है तो हम क्या बोलेंगे, पर्सन ने गेन किया है कि लूज किया है? लूज। लूज, लूज, वेरी गुड। और अगर एंडिंग वाला रियल वेज इसके स्टार्टिंग वाले रियल वेज से ज्यादा आता है बेटा, उस केस में क्या बोलोगे, गेन या लूज? गेन, गेन उस केस में। क्लियर है सबको? नहीं क्लियर है बताओ एक बार। क्लियर है? Clear. देखो ध्यान से, सबसे पहले रियल वेज ऑफ रुपीज 3250 कितना हो जाएगा बताओ? 3250 जो उसका एक्चुअल वेज था डिवाइडेड बाय 110, उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इतना था, इनटू 100। ठीक है, सिंपलीफाई करके दिस विल गिव यू 2954.5। अगेन रियल वेज ऑफ रुपीज 5000 पीरियड के एंड में एक्चुअल वेज उसका 5000 हो गया था, तो रियल वेज ऑफ रुपीज 5000 इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय, अगेन इस टाइम पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाज 200 इनटू 100, काटो और ये हो जाएगा बेटा 2500। तो आप देखो कि सैलरी तो उसका ऑन पेपर हम लोग को दिख रहा है कि यार 3250 से 5000 हो गया, बट इन रियलिटी देखो क्या हुआ, उसका जो रियल वेज है वो इन्फ्लेशन से कंपेयर करने के बाद में कम हो गया या ज्यादा हो गया, बताओ मेरे को।
कम हो गया कम हो गया। तो सैलरी तो बढ़ा बेटा, लेकिन रियल टर्म्स में, ठीक है, सैलरी तो बढ़ गया, लेकिन रियल टर्म्स में क्या बंदे ने गेन करा या लूज करा? लूज लूज, देयरफॉर वर्कर लूजेस, ठीक है। और लूजेस में कितना लूजेस? इक्वल टू 2954, जितना उसको पहले मिल रहा था 0.50 माइनस 2500, ये डिफरेंस अमाउंट उसने लूज किया। कितना लूज किया उसने? 454.50। आया समझ? नहीं आया समझ? आगे आया आगे, ठीक है। दिस वाज वन क्वेश्चन एंड वन आइडिया, ठीक है। ये वाला खत्म। अब इसके बाद में बेटा हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी और एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी और एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब इसमें वैसे कुछ है नहीं, सारा का सारा फैक्ट वगैरह है जो मैं आप लोग को एक एक करके बताऊंगा, और लास्ट में एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन इस पूरे एरिया में, इस पूरे पार्ट में मैं आपको बस बहुत सारा फैक्ट्स बताऊंगा, और वो सारा फैक्ट्स आप लोग को याद रखना है। एमसीक्यू में पॉसिबिलिटी है कि आप लोग इससे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी टाइप में एक दो पैरा पहले लिख देता हूँ, और फिर अपन उसको रीड करते करते मैं समझा भी दूंगा कि वो क्या मीन कर रहा है क्या नहीं मीन कर रहा है, ठीक है। और वैसे आप लोग रीड करते जाओ, प्लेन इंग्लिश है, ठीक है, समझ में आ भी जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखो और ध्यानपूर्वक एक एक वर्ड रीड करो, समझ समझ। नन ऑफ द इंडेक्स नंबर formula measures the price changes perfectly, ठीक है। मतलब इंडेक्स नंबर का पर्पस ये था कि प्राइस चेंज को स्टडी करना, इन्फ्लेशन को स्टडी करना वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जितना भी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला अपन ने डेवलप किया है, कोई भी उसमें से परफेक्ट नहीं है, सब में कोई ना कोई फ्लॉ है, कोई ना कोई लिमिटेशन है, कोई ना कोई ड्रॉबैक है, ठीक है। वही चीज ये पहला लाइन बता रहा है आपको, ठीक है। आगे देखो, सम बायस is always there, is always there, naturally। एक क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, नेचुरली वन लाइक टू नो, लाइक which is the best formula, best formula for a given set of data, ठीक है। Thus from the point of comparing the various index numbers, some mathematical tests are suggested. These tests are known as test of adequacy or test of
consistency of index. एक बार ध्यान से पूरे पैरा को पढ़ दो, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इसमें ये लिखा हुआ बेटा कि नन ऑफ द इंडेक्स नंबर फॉर्मूला मेजर्स द प्राइस चेंजेस परफेक्टली। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि इन्फ्लेशन को, ये प्राइस चेंज को हम ढंग से स्टडी करें, तो सारे इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला में कोई ना कोई ड्रॉबैक, कोई ना कोई लिमिटेशन, कोई ना कोई फ्लॉ है, ठीक है। तो वही बात बोला हुआ है कि सम बायस इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तो जब सारे मेथड में कोई ना कोई बायस होगा तो नेचुरली एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कैसे पता करें कि कोई गिवन पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा के लिए कौन सा इंडेक्स नंबर सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो वो बात यहाँ लिखा हुआ है कि नेचुरली वन वुड लाइक टू नो व्हिच इज द बेस्ट फॉर्मूला फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा इन अ गिवन सिचुएशन, ठीक है। अब कौन सा सेट ऑफ डेटा बेस्ट होगा, नहीं होगा, उसको पता करने के लिए, ठीक है, कुछ टेस्ट्स बताया हुआ है, कुछ टेस्ट्स बताया हुआ है। क्या है देखो, thus from the point of comparing the various index number, comparing in the sense कि पता करना कि इन 4-5 अलग अलग टाइप के इंडेक्स नंबर में से बेस्ट कौन सा है, ठीक है। some mathematical tests are suggested, ये मैथमेटिकल टेस्ट आप परफॉर्म कीजिए, जो इंडेक्स नंबर इसमें से मैक्सिमम टेस्ट को पास करेगा वो इंडेक्स नंबर बेस्ट होगा, और जो मिनिमम से मिनिमम टेस्ट को पास करेगा वो इंडेक्स नंबर सबसे बेकार आपको पिक्चर देगा, ठीक है। जो इंडेक्स नंबर सबसे ज्यादा टेस्ट पास करेगा वो सबसे अच्छा पिक्चर देगा, सबसे एक्यूरेट पिक्चर देगा आपको इन्फ्लेशन का, प्राइस राइज का, और जो सबसे कम टेस्ट पास करेगा वो सबसे बेकार और सबसे मतलब क्या है कि वर्थलेस पिक्चर देगा आपको प्राइस चेंज। समझ में आ रहा है यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और ये जो मैथमेटिकल टेस्ट बेटा प्रपोज्ड रहता है, इसी मैथमेटिकल टेस्ट को बोला जाता है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर, ये टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंडेक्स नंबर। क्लियर है कि टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, ये टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी क्या चीज से रिलेटेड है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब बेटा 4 अलग अलग टाइप का टेस्ट पॉसिबल है इंडेक्स नंबर का, ठीक है। देयर आर 4 पॉसिबल टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है। बट इन आवर सिलेबस हम लोग 2 को ही स्टडी करेंगे, चारों का नाम मैं बता देता हूँ लेकिन हम स्टडी करेंगे 2 को, ठीक है। देयर आर 4 सच टेस्ट, क्या क्या है नाम से। सबसे पहला है बेटा यूनिट टेस्ट। व्हाट आर दे, उसको मैं थोड़ा ब्रॉडली बताऊंगा थोड़ा, ठीक है। 2 नंबर एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल टेस्ट। 3 नंबर पे एक होता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, रिवर्सल टेस्ट। और आखिरी एक होता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर टेस्ट, आखिरी एक होता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर टेस्ट। ये 4 टेस्ट, इसमें से हमारे सिलेबस में पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं। These two are not in our syllabus, ठीक है। तो हम सिर्फ पहले और दूसरे के बारे में ही ठीक से बात करेंगे, तीसरे और चौथे के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सबसे पहला वाला इज कॉल्ड यूनिट टेस्ट, ठीक है। यूनिट टेस्ट में क्या है क्या नहीं है समझो। दिस टेस्ट requires that the index number formula should be independent of the units in which the price of various items are given.
all index number formula, all index number formula except simple aggregative method of price relatives. Satisfy test. ठीक है, इस टेस्ट का कहने का मतलब है कि जो भी आप इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला डेवलप करोगे उसमें ना आपको प्राइस कौन से यूनिट में दिया हुआ है उससे आपका इंडेक्स नंबर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कहने का मतलब कि प्राइस वगैरह अगर डॉलर में दिया हो और उसके हेल्प से जब आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो और मान लो कि उसी चीज को आप रुपी में कन्वर्ट कर दो, युआन में कन्वर्ट कर दो, या बाकी कोई दूसरे करेंसी में कन्वर्ट कर दो सेम प्राइस को, फिर आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो तो दोनों सेम आंसर आना चाहिए। जब तक आपका फॉर्मूला सेम है तब तक आंसर सेम आना चाहिए, गिवन दैट कि आपका प्राइस कोई भी यूनिट में उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर कोई इस चीज को मतलब क्या है कि पास करता है, ठीक है कि ठीक है आप यूनिट चाहे जो भी रखो मतलब अपने प्राइस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडेक्स नंबर विल बी ऑलवेज सेम जब तक फॉर्मूला सेम है, तो उस टेस्ट को हम बोलेंगे कि उसने यूनिट टेस्ट पास कर दिया। ठीक है, तो जितना भी फॉर्मूला आपने पढ़ा अभी तक उसमें ये जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, ठीक है, और प्राइस रिलेटिव सबसे पहला वाला, दूसरा वाला था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव और सबसे पहला वाला था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, तो सिंपल एग्रीगेटिव वाला जो है वो इस यूनिट टेस्ट को पास नहीं करता है और इसके अलावा जितना भी है सब लोग इस यूनिट टेस्ट को पास करते हैं। क्या ये वाला पूरा पॉइंट समझ में आया, पूरी बार आया? हाँ सर। हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा आया नहीं आया? हाँ सर। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको बिल्कुल याद रखना कि सिर्फ एक टेस्ट है जो इसको पास नहीं करता है, कौन है वो? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव, सबसे पहला वाला, ये सिंपली सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ना है बेटा टाइम रिवर्सल टेस्ट। दूसरा हम लोग पढ़ना है टाइम रिवर्सल टेस्ट। इसको ध्यान से देखते हैं, ये थोड़ा अटपटा सा है। टाइम रिवर्सल टेस्ट, अब ये क्या बोलता है वो समझो। एन इंडेक्स नंबर, एन इंडेक्स नंबर formula is said to satisfy the time reversal test if P01 into P10 is equal to P01 into P10 is equal to 1। ठीक है, अब ये पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि P01 और P10 का क्या अर्थ है। ठीक है, सपोज करो कि देयर आर 2 इयर्स, मान लो कि 2005 और 2010। ठीक है, अगर ये दोनों साल को मैं देखूं, अगर मैं इसको बेस ईयर मानूं और इसको मैं अपना करंट ईयर मान लूं, ठीक है, इसको मैं अपना करंट ईयर मान लूं, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि इंडेक्स नंबर ऑफ 2010 with respect to 2005 will be represented by the symbol P01। आया बात समझ? नहीं आया समझ? हाँ सर। कभी कभी लेकिन बेटा एक उल्टा काम भी हो जाता है। बता उल्टा काम क्या हो जाता है? 2010 को बेस मान दिया जाता है, ठीक है, और 2005 को उस टाइम पे मान लिया जाता है करेंट। कहने का मतलब आप इंडेक्स नंबर ये निकालना चाहते हैं, इंडेक्स नंबर ऑफ 2005 विथ रिस्पेक्ट टू 2010। ये समझ में आ रहा?
इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल P 1 0। आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया। हाँ सर। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसका नंबर पीछे रहेगा, और जिसका निकाल रहे हो उसका नंबर आगे रहेगा, ठीक है। और टाइमलाइन पे जो एक्चुअली बाद में आया है उसके लिए हमेशा सब्सक्रिप्ट 1 यूज किया जाता है, और टाइमलाइन पे एक्चुअली जो पीछे आया है उसके लिए हमेशा सब्सक्रिप्ट यूज किया जाता है 0, ठीक है। तो 2010 के लिए सब्सक्रिप्ट हमेशा 1 यूज होगा, 2005 के लिए सब्सक्रिप्ट हमेशा 0 यूज होगा। तो अगर आप 2010 का निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू 2005, तो 2005 का इंडिकेशन पीछे, 2010 का इंडिकेशन आगे। लेकिन अगर आप 2005 का निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू 2010, तो 2010 का क्या होगा, पीछे आ जाएगा 1, और 5 का कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। आया बात समझ, P01 और P10 में डिफरेंस? हाँ सर। अच्छा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर बेटा 1 आ जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए किसी एक गिवन इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला के लिए, तो उस इंडेक्स नंबर को बोला जाता है कि भाई इट इज सेटिस्फाइंग द टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। अब एक बार जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ो आप। एनी इंडेक्स नंबर फॉर्मूला, ठीक है, बहुत सारा पढ़ा हमने, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज, वेटेड एग्रीगेटिव, फिर वेटेड एवरेज। उन सारे में से जो जो फॉर्मूला इस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है, वो सारा फॉर्मूला को हम बोलेंगे कि इट इज पासिंग टाइम रिवर्सल टेस्ट। आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ एक बार। आ गया। हाँ। अब एक खास बात और है, वो मैं अभी पैराग्राफ में लिख देता हूँ थोड़ा सा, ध्यान से सुनो। इसको मैं यहाँ ऐसे साइड में छोड़ देता हूँ। आगे सुनना है यहाँ पे कहानी भी, ठीक है। वेयर P01 is the price index, price index without the factor 100। अब इसका क्या मतलब है, ये मैं थोड़ा सा रुक के बताऊंगा, 2 मिनट वेट करो, ठीक है। विदाउट द फैक्टर 100, ठीक है। एंड या एंटरिंग फॉर सम year B with year A as base year and P10 is the price index of year। ये प्राइस इंडेक्स के साथ मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, विदाउट फैक्टर 100 फॉर year A with year B as base, ठीक है। यहाँ मैंने इतना बड़ा लिखा है, आप लोग ना कंफ्यूज मत हो, ठीक है। पॉइंट ये है कि P01 अगर मान लो कि इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है ईयर बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो P10 जो है इट विल रिप्रेजेंट इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर ए विथ बेस ईयर एज बी। समझ में आया? दोनों का जो करंट ईयर और बेस ईयर है वो एक प्रकार से एक्सचेंज हो रहा है। अगर इसके लिए करंट ईयर वाज बी एंड बेस ईयर वाज ए, तो इसके लिए इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट, इसके लिए करंट ईयर इज ए एंड द बेस ईयर इज बी। आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? तो और दूसरा ये जो विदाउट द फैक्टर ऑफ 100 है, तो अगर आप रिकॉल करो, सपोज करो कि मैं पास्टियस मेथड को याद करूं या लेस्पायर्स मेथड को याद करूं या मान लीजिए फिशर्स मेथड को याद करूं, तो आपको याद है उन सारे मेथड में बाद में 2 into 100 का फैक्टर होता था फॉर्मूला। हाँ।
तो जब आप ये वाला चीज को क्रॉस चेक करोगे ना, तो जब आप टाइम रिवर्सल टेस्ट अप्लाई करने का सोचोगे, जिस मोमेंट आप टाइम रिवर्सल टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको वो 100 को कंसिडरेशन में नहीं लेना है, वो 100 को आपको इग्नोर कर देना, उस 100 को आपको इग्नोर कर देना। बात आया समझ, नहीं आया समझ, बताइए। आ गया सर। आगे इसके बाद थोड़ा सा कहानी और है। इसको मैं ऐसे साइड में छोड़ दूंगा, ठीक है। अब आगे सुनना क्या बात, आगे ये है कि आउट ऑफ ऑल द टेस्ट, ये टेस्ट आउट ऑफ ऑल द, ऐसा सोचो, आउट ऑफ ऑल द फॉर्मूला that we have learned, only Fisher's ideal index number satisfies this test along with simple aggregative. मतलब हम लोग ऑल टुगेदर 4 5 6 7 टेस्ट पढ़े हैं, अगर प्रॉपर्ली काउंट करें तो। सिंपल एग्रीगेटिव में एक ही था, सिंपल एवरेज में भी एक ही था, वेटेड एग्रीगेटिव में 4 था, तो 4 2 6 हो गया, और वेटेड एवरेज में एक ही था, तो टोटल 7 हुआ। तो 7 अलग अलग इंडेक्स नंबर का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। उन 7 में से केवल ये 2 ठो, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिर्फ ये 2 लोग, 1 नंबर में ये और 2 नंबर में ये, यही 2 लोग टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, बाकी कोई भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। क्या ये वाला इंफॉर्मेशन समझ में आया, बोला है? फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर के लिए मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि क्यों ये सेटिस्फाई करता है, कैसे हम कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर का मैं अगर प्रूफ दिखाना चाहूँ, एक बात बताओ मेरे को, P01 का फॉर्मूला क्या था फिशर्स के लिए? लास्ट पेयर और पास्ट ईयर्स का ज्योमेट्रिक मीन था, क्या था वो? समेशन P1 Q0 P1 by P0 not Q0 into summation P1 Q1 P1 Q1 by P0 summation Q0 P0 Q. और वैसे बेटा अगर फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर कोई मेरे से पूछे तो एक मेरे को इंटू 100 भी लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बोल दिया, जब हम टाइम रिवर्सल टेस्ट को चेक करेंगे तब ये 100 का फैक्टर हम लोग उसमें से हटा के काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो 100 का फैक्टर नहीं आएगा। क्या आप मेरे को P10 बता सकते हो इस सिचुएशन में? मैं आपको आइडिया बताता हूँ कि ये कैसे आएगा, ठीक है। P10 बेटा ऐसे आएगा, यहाँ पर देखो क्या हुआ, पहले 0 था और फिर 1 था, तो इनका पोजीशन काइंड ऑफ इंटरचेंज हो गया, ये आगे चला गया, ये पीछे आ गया, ठीक है ना। 1 जो है वो 0 के जगह पर आ गया और 0 जो है वो 1 के जगह पर चला गया। तो आप पूरे फॉर्मूला में भी हर जगह वही करो, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दो, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दो। बताओ क्या होगा P10 का फॉर्मूला? समेशन ऑफ व्हाट? Summation P0 Q1 Q1 नॉट Q1 Q by by P1 Q1 Q1 into into P0 Q P0 Q0 by summation by P1 Q. P1 Q0 Very good. अब बेटा अगर मैं P of 01 into P of 10 निकालने का ट्राई करूँ इस सिचुएशन में, तो बेसिकली यही होगा ना कि इनका और इनका प्रोडक्ट आएगा, बोलो हाँ हाँ सर। पक्का ना यार? और क्या उन दोनों में से रूट अपन कॉमन निकाल सकते हैं? क्योंकि दोनों में रूट है, क्या बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो पहले बेटा इसको ले लेते हैं और फिर बाद में इसको ले लेते हैं, ठीक है। इन
इन सारे का प्रोडक्ट ही तो होना चाहिए था क्या? सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? सही। तो आप देखो, ध्यान से देखना, तो आपको सब कुछ कटता हुआ दिखाई देगा। पी नॉट क्यू नॉट, यहाँ पर पी नॉट क्यू नॉट, समझ में आ रहा? P1 Q1 P1 Q1, ठीक है, P नॉट Q1 P नॉट Q1 और लास्ट वाला P1 Q नॉट P1 Q नॉट, सारा कैंसल आउट हो गया, क्या बचेगा? One. 1 which is equal to 1. Therefore you can see कि Fisher's ideal index number जो है पानी दिया नहीं। satisfy the property P01 into P10 is equal to, आया समझ? नहीं आया समझ? बताइए। Therefore हम क्या बोल सकते हैं? Therefore Fisher's ideal index number satisfies the कौन सा टेस्ट? टाइम Reverse. रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव में भी चेक करोगे तो यू विल सी कि मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन बाकी लास्ट पेयर्स या पास्चेज में अगर आप यही वाला लॉजिक अप्लाई करके और बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट खोजोगे ना, तो वो 1 नहीं आएगा, वो कुछ और आएगा, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट पेयर और पास्चेज जो है वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, हम ऐसा कहेंगे, टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? बताओ एक बार। आया? हाँ सर। हाँ सर, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर and show that it satisfies the time reversal test for the following data. Show that it satisfies the time reversal test for the following data. ठीक है, तो फिशर्स इंडेक्स नंबर निकालना है। एज यू ऑल रिमेंबर, काफी बड़ा सा वो था, ये है फिशर्स इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। इसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई फिशर्स इंडेक्स नंबर का वैल्यू आप निकाल के बताओ, और दूसरा पार्ट उसका बोल रहा है कि आप टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा ये प्रूव करके बताओ, ठीक है। और डेटा मेरे को दिया हुआ कमोडिटी, बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस क्वांटिटी। अब इस डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में अगर मैं लिखूं, तो ये हो गया कमोडिटी, ये हो गया बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का क्वांटिटी पी नॉट क्यू नॉट, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का क्वांटिटी P1 Q1। अभी अगर मेरे को फिशर्स इंडेक्स नंबर में इंटरेस्ट है बेटा, तो 4 और नया कॉलम बनेगा। याद है आप लोग को इस कॉलम के ऊपर क्या लिखा जाएगा? हाँ अगर याद है तो बताओ, पहले वाले में क्या होगा? P नॉट Q1. P0 मतलब Q1 भी ले सकते हो, चलो मैं P नॉट Q नॉट लेता हूँ। नेक्स्ट वाला P नॉट Q1, Q1 Q1 नेक्स्ट वाला P1 P1 Q नॉट, Q not और लास्ट वाला P1 P1 Q1. सारा डेटा आपके आंखों के सामने बेटा, बस मल्टीप्लाई करो। P नॉट Q नॉट का प्रोडक्ट बताते जाओ क्या होना चाहिए। 50, 50, नेक्स्ट 72, 72, 70 नेक्स्ट 112, नेक्स्ट 144, 14, नेक्स्ट 126, लास्ट 80, 8। P नॉट Q1 का बताओ, पहला वाला 60, नेक्स्ट 48। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? ये P नॉट Q1 फर्स्ट और लास्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट बताओ बेटा 98, 98, नेक्स्ट 128, 120 नेक्स्ट 90, नेक्स्ट 60। P1 Q नॉट मतलब इन दोनों का बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए। 55 55, नेक्स्ट बताइए इसके बाद 78, 28 78, नेक्स्ट 120, 120, 120, नेक्स्ट 150, 153, 53, नेक्स्ट 133, 133, नेक्स्ट 84, 84। 84 और लास्ट कॉलम में क्या होगा? 66, 66 52, 52 105, 05, 105, फिर 136, 136, फिर 95, 95, फिर 63, 63 60। अब बेटा टोटल का बात है, तो ये वाला जो है पहला वाला, दिस विल रिप्रेजेंट समेशन P नॉट Q नॉट, ओके। नेक्स्ट वाला विल बी समेशन
P naught Q1. Next वाला will be summation P1 Q naught और last वाला will be summation P1 Q1. ठीक है, टोटल अगर करोगे तो पहले वाले में आई थिंक आएगा 584, नेक्स्ट वाले में इट विल बी 484, नेक्स्ट वाले में इट विल बी 623 और लास्ट वाले में इट विल बी 517. ये रहेगा डेटा. अब अगर मेरे को फिशर्स इंडेक्स नंबर निकालने में इंटरेस्ट है तो उसका फॉर्मूला तो ये लगाऊंगा कि P01 इक्वल टू क्या, बताओ. P1 Q naught by समेशन P1 Q naught डिवाइडेड बाय समेशन P naught Q Q naught naught इनटू समेशन, बताओ, P1 Q One Q. P1 Q1 by summation by summation not P1 Q. होल थिंग इनटू. अगर क्या करना है, आपको इंडेक्स नंबर निकालना है तो टाइम रिवर्सल टेस्ट के टाइम पे 100 को इग्नोर किया जाता है, लेकिन इंडेक्स नंबर के टाइम पे तो 100 को रखा ही जाता है. दिस विल बी इक्वल टू रूट अंडर, रिकॉल करूं P1 Q naught का वैल्यू कितना है, देखो टेबल में, आई थिंक 623 620 डिवाइडेड बाय P naught Q naught आई थिंक 584. 584. ठीक है, इनटू P1 Q1 517 817 डिवाइडेड बाय 484. सही कह रहा हूँ? हाँ सर. अच्छा, हाँ, होल्डिंग इनटू कितना रहेगा बेटा, 100. 100 यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे ये कुल मिला के आएगा आपके 106.7. ये तो हो गया इंडेक्स नंबर. और अगर मेरे को वो निकालना है फॉर टाइम रिवर्सल टेस्ट, फॉर टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है, इस टेस्ट में देखो यदि वैल्यू दिया हुआ रहे ना, थोड़ा सा हम लोग भी वैल्यू डाल के दिखा देंगे. ठीक है, तो हमको निकालना है P01 इंटू P10 विच इज इक्वल टू रूट अंडर, पहले वाले के हिसाब से क्या होना चाहिए, समेशन P1 Q naught बाई समेशन P naught Q naught इनटू समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P naught Q इनटू, अब पहले वाले को पलटी मराओ क्या हो जाएगा, समेशन P naught Q1 P0 बाई समेशन P1 Q1 इनटू दूसरे वाले को पलटी मराओ तो समेशन P naught Q naught डिवाइडेड बाय समेशन क्या, P2 P1 Q naught. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बोलो एक बार हाँ है ना. हाँ सर. अब आप लोग चाहो तो बेटा इसके अंदर में सारा वैल्यू वगैरह भी डाल सकते हो, चाहो तो ऐसे डायरेक्टली यहीं से काट के आप नक्की कर सकते हो. ठीक है, तो मैं एक बार वैल्यूज आपको बताता हूँ कि कहाँ पर क्या वैल्यूज रहेगा. फर्स्ट वाले में तो एज यू कैन सी ये सीधा यही वाला आ जाएगा, ये जो अंदर वाला है, क्या सही कह रहा हूँ. हाँ सर. ये आएगा. और सेकेंड वाले में टेबल थोड़ा ऊपर है, मैं वैल्यू डायरेक्टली बता रहा हूँ आप लोग को. सेकेंड वाले में इट विल बी 484 डिवाइडेड बाय 517 इनटू 584 डिवाइडेड बाय 623. और ऑब्वियस सा बात है कि सारा उल्टा उल्टा होकर कट ही जाएगा, ये गया ये गया फिर ये गया ये गया लास्ट में ये गया. सिंस पूरा रेसिप्रोकल था, पढ़ना तो था ही इसको, रूट अंडर 1 इज इक्वल टू देयरफॉर P01 into P0 equal to 1. Therefore, Fisher's formula, Fisher's price index satisfies time reversal test. Time reversal test. आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ एक बार. आगे. Yes, sir. So with this we come to the end of index number. Index number आपके यहाँ पर हो गया खत्म. अगले क्लास में we'll start with numerical inequalities. ठीक है, चलो फिर तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir.